हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कास्ट सेंसस के ऊपर। कास्ट सेंसस जो कि बिहार के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ये न्यूज़ में क्यों रहा है, अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हुआ क्या था कि रिसेंटली पटना हाई कोर्ट अलाउड द बिहार गवर्नमेंट टू गो अहेड विद इट कास्ट सेंसस। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी बिहार की सरकार है वो अभी क्या करना चाहती थी, बिहार के अंदर कास्ट सर्वे करना चाहती थी, यानी कि कास्ट के ऊपर वो एक सर्वे करना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या था कि उस पे जो है वो पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि ये जो कास्ट सर्वे है वो किसके अंडर आता है, ये जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और ये राज्य सरकारें इस पे काम नहीं कर सकती। लेकिन अभी क्या हुआ है कि पटना हाई कोर्ट ने वापस से बिहार गवर्नमेंट को अलाउ किया है कि वो क्या कर सकती हैं, अपने यहाँ कास्ट सर्वे जो है वो कर सकते हैं। तो ये थी बेसिकली हमारी न्यूज़, और इस न्यूज़ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे एग्जाम के अंदर कास्ट सेंसस के ऊपर कुछ ना कुछ आपसे आर्गुमेंट राइटिंग के तौर पे पूछा जा सकता है कि क्या जो कास्ट सेंसस है वो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारा कास्ट सेंसस है यानी कि जाति की जनगणना, इसको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे पूरा डिटेल से, इस आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके सजेशंस होते हैं, तो एज यूजुअल आप नीचे लिख करके बता सकते हैं। उस पर जो है वो काम किया जाएगा और आपको अच्छी क्वालिटी के वीडियोज और अच्छे क्वालिटी के कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। अगर मैं बात करूं सेंसस इन इंडिया, यानी कि भारत में सेंसस जो है वो किस तरीके से रहा है, क्या इसका इतिहास है, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं। द सेंसस इन इंडिया हैज बीन कंडक्टेड सिंक्रोनसली एवरी 10 ईयर सिंस 1881। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 1881 से अभी तक भारत में लगातार, यानी कि सिंक्रोनसली अभी तक लगातार क्या होता रहा है, प्रत्येक 10 साल के बाद भारत के अंदर जो सेंसस है यानी कि जनगणना है वो करी जाती है सिंस 1881, प्रोवाइडिंग अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड टू द पॉपुलेशन एंड सोसाइटल चेंजेस। और ये क्या करती है, जब भी हम जनगणना करते हैं तो ये हमें एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करती है, और जो हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के सोसाइटल चेंजेस क्या है, कहीं ना कहीं इसके बारे में हमें ये जानकारी देती है। तो हमें पता चला कि सेंसस क्या है, भारत में सेंसस क्या होता है। तो सेंसस में हमने देखा कि जो भारत में 1881 से लगातार हर 10 साल के बाद क्या होते आ रहे हैं, सेंसस होते आ रहे हैं, यानी कि जनगणना होती आ रही है। और इस जनगणना के माध्यम से हमें पता चलता है कि भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है उसका रिकॉर्ड क्या है और उनके अंदर सोसाइटल चेंजेस क्या हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेंसस का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ लक्ष्य तो होगा, तभी तो ये जनगणना करी जाती है। सरकार तो ऐसे पैसे खर्च करती नहीं है। तो इसका पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस ये है कि इट्स प्राइमरी पर्पस टू कैप्चर डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है वो सेंसस करती है, उसका मतलब यानी कि उसका पर्पस, उसका उद्देश्य ये होता है कि वो क्या करे कि समाज में रह रहे लोगों का एक डेमोग्राफिक एविडेंसेस कलेक्ट करे, कहीं ना कहीं उनके बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिले, उनका सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक आर्थिक किस तरीके से स्तर है इसके बारे में सरकार को पता चले। इसके लिए सरकार क्या करती है, ये जनगणना कराती है। इट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय गवर्नमेंट, ये जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। ये जो हमारे कलेक्टेड डाटा होती है, यानी कि जो भी डाटा कलेक्ट करी जाती है इस सेंसस के माध्यम से, उसका सरकार यूज करती है, उसका यूटिलाइजेशन करती है। कहां पर, जब वो पॉलिसी बनाती है, जब वो एकेडमिक्स की बात करती है, या फिर जो भी सरकार के अदर पर्पस होते हैं जिसके माध्यम से वो सोसाइटल चेंजेस को रिकॉर्ड करती है लोगों की भलाई के लिए। वो क्या करती है, जब भी कोई योजना लेकर के आती है तो कहीं ना कहीं इन सारे ही डाटा का वो इस्तेमाल करती है, और फिर इन डाटा के आधार पर लोगों के आगे बढ़ने के लिए, लोगों के बेटर करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है इस डाटा का उपयोग करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो सेंसस है वो किसके द्वारा किया जाता है, भारत में कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि सेंसस कराती है, तो इसके लिए हमारे पास एक मिनिस्ट्री निकल के आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अगर इसके अंदर भी बात करी जाए तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो होता है वो क्या करता है, इस सेंसस को कंडक्ट करता है। और ये आता किसके अंदर है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। एक क्वेश्चन जो कि एनडीए सीडीएस के अंदर बड़ा ही कॉमन है, बहुत ही बार पूछ लिया जाता है, और एफकेट के अंदर तो यह पूछा ही जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि पहली बार जनगणना कराने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि इट वाज कंडक्टेड, यानी कि फर्स्ट टाइम जो हमारा नॉन सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, नॉन सिंक्रोनस का मतलब होता है कि जैसे अभी हमने क्या बोला कि सिंक्रोनस जो हमारे
सेंसस है वो स्टार्ट हुए 1881 से, यानी कि हमें पता है कि 1881 में अगर जनगणना हुई है तो 1991 में होगी। अगर 1991 में हुई है इसका मतलब कि वो 2001 में होगी, और 2001 में हुई है तो इसका मतलब कि वो 2011 में हुई है, और 2011 में हुई थी इसका मतलब वो 2021 में होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 2021 में कोविड-19 की वजह से हमारे जो सेंसस है वो कंडक्ट नहीं कर पाए, और मोस्ट प्रोबेबल सरकार जो है वो ट्राई कर रही है कि अभी जो सेंसस है वो कर लिया जाए। लेकिन जो नॉन सिंक्रोनस हमारा सेंसस होता है ना, इसमें हमको कोई फिक्स टाइमिंग नहीं मिलती, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर 10 साल के बाद, हर 5 साल के बाद हम क्या करने वाले हैं, सेंसस करने वाले हैं। जब भी सरकार का मन होगा सरकार क्या करेगी, सेंसस करा लेगी। तो इस तरीके के सेंसस को नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस कहते हैं। और ये जो सेंसस है वो सबसे पहली बार भारत में कंडक्ट किया गया था 1865 से 1872 के अंदर, और 1872 में इसको पूरा करने के लिए जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनका नाम कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। इनके नाम होते हैं लॉर्ड मायो। तो ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल टू कंडक्ट द सेंसस इन इंडिया इज कॉल्ड टू द लॉर्ड मायो, और ये हुआ कब था, 1872 के अंदर हुआ था। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस है वो कब किया गया था, तो याद रखेंगे कि फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो है वो 1881 में किया गया था, जब भारत पर ब्रिटिश रूल हुआ करता था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक बोल सकते हैं कि नैरो व्यू था। जब भी हम बात करते हैं सेंसस के बारे में तो हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा पहला सेंसस कब हुआ, हमारी ये सेंसस किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, हमारे जो सेंसस है वो सिंक्रोनस कब से होने लगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ा। और अब हम बात करेंगे कि भैया जो सेंसस है ना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस, यानी कि जनगणना जो है इसका महत्व क्यों है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, यानी कि जब हम जनगणना करते हैं ना तो एज अ गवर्नमेंट आप सोचिए कि जब आप जनगणना करते हैं तो आपको सोसाइटी के बारे में चीजों का पता लगता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं सोसाइटी को पहचान जाते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी जो है वो इसका इंपॉर्टेंस है। इसके वजह से हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जनगणना को यानी कि सेंसस को कंडक्ट करते हैं। द सेंसस हेल्प इन इनुमरेटिंग, डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पीपल। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सेंसस है ना वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है हमें इन्यूमरेट करने में। इन्यूमरेट का मतलब क्या होता है, गिनती करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लोगों की गिनती करी ना, तभी तो हम बता पाते हैं कि हम दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को गिनने के अंदर, लोगों को बारे में जानने के अंदर, क्योंकि जब जनगणना होती है तो उसके अंदर हमें अपना डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि आप क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी इनकम किस तरीके से है, तो कहीं ना कहीं आप डिस्क्राइब करते हैं खुद को। तो सरकार इस चीज को भी समझती है। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपने पॉपुलेशन को समझने के लिए सोसाइटी के अंदर जो भी वैल्यूएबल डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, इसको जानने के लिए सोसाइटी को क्या करती है, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सेंसस कंडक्ट कराती है। इसके अलावा सरकार जो पॉलिसी बनाती है, तो फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अगर मैं बात करूं फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो इसके लिए भी हमें जो है वो सेंसस की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं बात करूं फॉर द पॉलिसी फॉर्मेशन, द डाटा कलेक्टेड थ्रू द सेंसस इज अ क्रूशियल फॉर द पॉलिसी मेकर टू डेवलप इन्फॉर्म्ड एंड एविडेंसेस बेस्ड पॉलिसीज एड्रेसिंग टू नीड एंड चैलेंजेस फॉर द पॉपुलेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं ना थ्रू सेंसस, यानी कि सेंसस के माध्यम से जो भी हमारे डाटा कलेक्ट होते हैं ये सरकार के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होते हैं। जब भी वो क्या करती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी वो डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर के आती है, तो उसके लिए ये एक एविडेंस की तरह होता है। इसको मद्देनजर रखते हुए वो क्या करती है, समाज के अंदर जो भी चैलेंजेस है उन्हें कहीं ना कहीं एड्रेस करने के लिए अलग अलग तरीके से जो कानून है, जो अलग अलग तरीके से पॉलिसीज है वो सरकार लेकर के आती है। अगर सरकार के पास ये डाटा ही ना हो तो वो पॉलिसी अच्छे तरीके से नहीं बना सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमें जो है वो सेंसस की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा जो हमारा रीजन है इसकी इंपोर्टेंस बताने के लिए वो होता है मैपिंग सोशल चेंजेस, यानी कि जो हमारे समाज के अंदर चेंजेस हो रहे हैं सरकार को कैसे पता लगेगा। सरकार तो हर घर पे नहीं जा सकती ना, तो वो सेंसस कराती है और उसकी वजह से वो देखती है कि क्या हो रहा है, कि हमारे समाज के अंदर किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो ओवर द टाइम यानी कि समय के साथ द सेंसस अलाउ फॉर द मैपिंग ऑफ सोशल चेंजेस टेकिंग शिफ्ट इनटू डेमोग्राफिक लिविंग कंडीशन एंड द सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। कहने का मतलब ये है कि ओवर द टाइम यानी कि समय के साथ साथ जब सेंसस होता है तो वो क्या करता है कि अलाउ करता है कि हमारे समाज के अंदर किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं उन्हें वो ट्रैक करता है। ट्रैक करने के साथ साथ वो ये भी देखता है कि लोगों की जो लिविंग कंडीशन है, यानी कि लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं और उनको किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के रूप में हम देखते हैं जब भी हम सेंसस की बात करते हैं। चौथा हमारा जो पॉइंट होता है जो इसकी इंपोर्टेंस को बताता है वो है इनइक्वालिटी एनालिसिस। इनइक्वालिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है
इनइक्वालिटी एनालिसिस का मतलब होता है कि जो सेंसस का डाटा है ना, वो ऐड करता है। ऐड का मतलब क्या होता है? सहायता करता है। ऐड इन आइडेंटिफाइंग डिस्पैरिटीज एंड इनइक्वालिटीज इन अ वेरियस सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन इनेबलिंग टारगेटेड इंटरवेंशन टू एड्रेस दिस इशूज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो सेंसस का डाटा है ना, वो कहीं ना कहीं सरकार को सहायता करता है इस चीज में कि सरकार जो है वो समाज में हो रहे डिस्पैरिटी को जान सके, लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटीज है उनको समझ सके और उसके ऊपर कहीं ना कहीं अच्छे कानून बना सके, अच्छे से अच्छा काम कर सके, ताकि लोगों को ये जो समाज के अंदर जो इशूज हैं जो कि लोग अभी फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस इशूज को वो रूट आउट कर सके, जड़ से उखाड़ के खत्म कर सके। इसके अलावा हमारा एक और बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस होता है सेंसस का, वो होता है कि एकेडमिक रिसर्च। यानी कि सरकार, जैसे हम बोलते हैं ना कि केरला जो है वो सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, बिहार जो है वो सबसे ज्यादा अशिक्षित राज्य है, तो ये हमें पता कैसे चला? ये हमें पता तब चला ना जब हमने सेंसस करा 2011 सेंसस के आधार पर। यानी कि एकेडमिक रिसर्चेस भी हमारी हो जाती हैं जब भी हम सेंसस करते हैं। इसके अंदर हमें क्या होता है कि द सेंसस सर्वे एज अ वैल्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ द एकेडमीज एंड द रिसर्चेस टू कंडक्ट स्टडीज टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी एकेडमिक रिसर्च है ना, वो भी सामने आती है जब हम सेंसस की बात करते हैं। यानी कि सेंसस क्या करता है? सेंसस हमें एक वैल्यूएबल रिसोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि समाज के अंदर जो लोग हैं वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी स्टडीज कैसे चल रही है, वो सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, क्या वो माइग्रेशन कर रहे हैं। जैसे माइग्रेशन क्या होता है? जैसे मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद मुझे जॉब चाहिए, तो मैं जॉब करने के लिए मैं यूपी का हूं और मान लो मुझे जाकर के मुंबई में या फिर दिल्ली के अंदर जॉब करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं माइग्रेट कर गया ना। तो इस तरीके से सरकार को पता लगता है कि कहां पर माइग्रेशन हो रहा है, तो सरकार क्या करेगी? वहां पर नए नए प्लांट बैठाएगी ताकि वहां के लोग जो है वो आसपास के एरिया में ही जॉब को ढूंढ पाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के लिए जो सेंसस है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट की, अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, या फिर मैं बात करूं हेल्थ की, तो इसके लिए जो हमारा इंपॉर्टेंस है ना सेंसस का, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द कास्ट सेंसस, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना वो है कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस है क्या? देखो, कास्ट सेंसस का मतलब होता है इट मींस इंक्लूजन ऑफ कास्ट वाइज टेबुलेशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन द सेंसस एक्सरसाइज विच इज डेमिनल काउंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है कि एक तो हम जनगणना करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? अपने लोगों की गिनती करते हैं। हमें मतलब नहीं होता कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। लेकिन अभी क्या होगा ना कि जब हम बात करेंगे कास्ट बेस्ड सेंसस की, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, हम देखेंगे कि भारत के पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन से ऐसी जातियां हैं और किस किस जाति के लोग कितने हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कास्ट वाइज टेबुलेशन बनाया जाएगा, एक चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा और कास्ट वाइज जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाएगा। इसी चीज को हम कास्ट सेंसस कहते हैं। और ये जो टॉपिक है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एग्जाम के अंदर आर्गुमेंट राइटिंग पूछी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इसके आर्गुमेंट राइटिंग को हम कहीं ना कहीं देख लेते हैं कि हमारी आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर हमें क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा 4 पॉइंट आता है। 4 पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कास्ट सेंसस जरूरी क्यों है। तो अगर मैं बात करूं डिमांड फॉर द कास्ट सेंसस, सबसे पहले इस चीज को ही देखते हैं कि इसकी डिमांड आखिर है क्या। फिर इसके बाद हम इसके फेवरिंग पॉइंट को देखेंगे कि क्यों ये होना चाहिए। तो इसकी डिमांड क्यों उठी, हम बात करते हैं कास्ट सेंसस की, तो इसकी डिमांड क्यों उठी। तो इन इंडिया यानी कि भारत में अगर बात करें तो एवरी सेंसस सिंस 1951 हैज इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यानी कि कोई भी जो हमारा सेंसस रहा है, अगर मैं 1951 के बाद से बात करूं, तो जो भी हमारे सेंसस रहे हैं ना, वो किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं केवल और केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के इंफॉर्मेशन के बारे में। यानी कि 1951 के बाद से जितने भी हमारे सेंसस हुए हैं, उनके अंदर आप देखिएगा तो डिटेल में जो बात हुई है ना, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ही बात हुई है। हाउएवर, हालांकि इट डिड नॉट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द लोअर एंड इंटरमीडिएट कास्ट। कहने का मतलब ये है कि हालांकि अभी तक जो हमारे सेंसस हुए हैं 1951 के बाद से, उनमें उतनी ज्यादा जो है वो ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती जब भी हम बात करते हैं लोअर और इंटरमीडिएट क्लास की। यानी कि ऐसे जो हमारे क्लास या जो ऐसी कास्ट जो कि ओबीसी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, जिनका पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, लगभग 52% से टोटल पॉपुलेशन का, उनके बारे में उतनी ज्यादा जानकारी हमें इस कास्ट सेंसस से नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं यही जो चीजें है ना, वो कहीं ना कहीं से लीड करती हैं ताकि हमारे लिए यानी कि ओबीसी के लिए एक अलग से कास्ट सेंसस करी जाए। तो इस चीज को कहीं ना कहीं डिमांड क्यों
है तो अभी आपको पता लगा होगा। इसकी डिमांड इसलिए है क्योंकि 1951 से अभी तक हमने देखा कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, इनके बारे में तो सरकार को जानकारी है, इनके बारे में सरकार को तो पता है, लेकिन जो हमारे ओबीसी जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में यानी कि लगभग 52% ऑफ पॉपुलेशन है, इनके बारे में सरकार को अभी प्रॉपर जानकारी नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सजेस्ट करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ओबीसी का एक बार कास्ट सेंसस जो है वो कर लेना चाहिए। तो डिमांड क्या है ये भी हमें पता लग गया। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज या फिर इसके जो फेवरिंग पॉइंट की, जो कि हमें एग्जाम के अंदर लिखना होगा, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस। तो ये कैसे हो सकता है? सबसे पहला हमारा फेवरिंग पॉइंट होता है कि रिकॉर्डिंग द डेमोग्राफिक चेंजेस, यानी कि जो हमारा कास्ट सेंसस है ना, ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हैं, यानी कि लोगों के बीच में जो चेंजेस है ना, वो हमें कहीं ना कहीं इसके बारे में पता चलता है। द लास्ट कास्ट सेंसस वाज कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश इन 1931, यानी कि जो अंतिम बार कास्ट सेंसस हुआ था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था, और वो टाइम कब था? 1931 का था। द नीड फॉर द फ्रेश वन इज ऑर्डिनेट, यानी कि अभी जो ये हमारा बोल सकते हैं कि कास्ट सेंसस है ना, ये बहुत ज्यादा पुराना हो गया और इसे फ्रेश करने की जरूरत है, स्पेशली सिंस इंडिया हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक चेंजेस सिंस देन। यानी कि अभी जो है भारत क्या हो रहा है कि कई तरीके से उसके जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, और इसको मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर कास्ट सेंसस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत को क्या दिखाएगा, कहीं ना कहीं जो कास्ट सेंसस होता है ना वो डेमोग्राफिक चेंजेस दिखाता है, और डेमोग्राफिक चेंजेस कहीं ना कहीं अभी काफी तेजी से हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में ये जो कास्ट सेंसस है वो कंडक्ट करना चाहिए। ये हमारा पहला फेवरिंग पॉइंट होता है। अगर मैं फेवरिंग पॉइंट में दूसरे फेवर पॉइंट की बात करूं, वो क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टिंग अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, यानी कि जो हमारे अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम है उनको कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइंटिफिक काउंटिंग ऑफ द कास्ट ग्रुप, यानी कि एक तरीके से जो हमारे कास्ट के ग्रुप है उनकी एक साइंटिफिक काउंटिंग करी जाएगी, और ये जो काउंटिंग होगी वो क्या करेगी, विल हेल्प द गवर्नमेंट रिस्ट्रक्चर अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम। और गवर्नमेंट इसके माध्यम से, जैसे अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कास्ट बेस्ड लोगों की जनगणना करी, और इसके आधार पर सरकार ने ये पता लगा लिया कि किस कास्ट के कितने लोग यहाँ पर हैं, और सरकार उनके लिए क्या करेगी, कोई सी भी जो स्कीम है वो लेकर के आएगी जिसके वजह से लोगों का जो है फायदा होगा, और कहीं ना कहीं इस तरीके से सरकार जो है वो लोगों का भलाई कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये हम बोल सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टिंग अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम जो है वो इसके वजह से लाया जा सकता है, इसलिए इसे करना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा फेवरिंग पॉइंट होता है। अगर मैं बात करूं हमारे तीसरे फेवरिंग पॉइंट की, वो क्या होता है कि इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम, यानी कि जो हमारे वेलफेयर प्रोग्राम है ना उनका इफेक्टिव तरीके से हम डिलीवरी कर सकते हैं। यानी कि सरकार जो प्रोग्राम लेके आती है जिसमें लोगों की भलाई की बात होती है, उसको हम लोगों के बीच में इफेक्टिवली यानी कि एक अच्छे तरीके से लोगों के बीच में उसे डिलीवर कर सकते हैं, बांट सकते हैं, अगर हमें कास्ट के बारे में सेंसस होता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। The caste census will give information on education status and economic status of the various castes. Such information is crucial, is a more effective delivery to targeted welfare programs। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो सरकार के वेलफेयर प्रोग्राम होती है, जो लोगों को टारगेट करके बनाई जाती है, अगर हम क्या करते हैं, कास्ट बेस्ड सेंसस करते हैं, तो ये सरकार के लिए और हमारे लिए भी काफी अच्छा होगा, जिसके वजह से हम उनके एजुकेशनल, उनके इकोनॉमिक और उनके सोशल स्टेटस को और भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में हमें जानकारी होगी, और उनके लिए हम अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम है वो लेकर के आ सकते हैं, और जो वेलफेयर स्कीम है उनका हम अच्छे तरीके से उनके बीच में इफेक्टिव तरीके से डिलीवरी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो फेवरिंग पॉइंट होता है वो ये है कि ब्रांकिंग ऑब्जेक्टिवली इन द रिजर्वेशन, यानी कि जो हमारा रिजर्वेशन है, जो हमने कल टॉपिक करा था, कल टॉपिक क्या करा था, ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन की बात करी थी। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन का फायदा कुछ लोगों को ही मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो रिजर्वेशन है ना, जो कि ऑब्जेक्टरी हो गए हैं, उनको कहीं ना कहीं हम अच्छे तरीके से लोगों के बीच में बांट सकते हैं। द सेंसस विल ब्रिंग ऑब्जेक्टरी टू द डिबेट ऑन द रिजर्वेशन, यानी कि जो रिजर्वेशन के ऊपर डिबेट होता है उसको भी हम कहीं ना कहीं इसके माध्यम से अच्छा कर सकते हैं, या फिर उसमें भी ट्रांसपेरेंसी लेकर के आ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फेवरिंग पॉइंट क्या होता है कि इंप्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लोग जो है वो धर्म के साथ, यानी कि कास्ट के साथ, धर्म के साथ तो नहीं लेकिन कास्ट के साथ भेदभाव करते हैं। तो कास्ट के साथ जो भेदभाव होती है ना, उसको भी हम कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकते हैं, अगर हमें कास्ट के बारे में जानकारी होगी तो इट वुड हेल्प टू इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है वो सहायता करेगी हमारे अंडरस्टैंडिंग के अंदर ऑफ द प्रिवेलेंस एंड द नेचर ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो रहा है, इस चीज के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, और कहीं ना कहीं उसे हम रोक पाएंगे, उसे हम खत्म कर पाएंगे, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी कब, जब हम कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट कराएंगे। तो ये बेसिकली इसके फेवरिंग पॉइंट होते हैं। तो आई होप हमने 5 फेवरिंग पॉइंट करे होंगे, इसमें से कोई भी 4 ऐसे फेवरिंग पॉइंट जो कि आपको अच्छे लगते हैं उन्हें आप अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबल है कि आपसे जो एग्जाम के अंदर है वो क्या पूछ लिया जाएगा, आर्गुमेंट पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्गुमेंट अगेंस्ट द कास्ट सेंसस,
अब कुछ ऐसे भी आर्गुमेंट है जो ये कहते हैं कि कास्ट सेंसस जो है वो नहीं कंडक्ट करने चाहिए। वे हमारे आर्गुमेंट क्या है? पहला हमारा आर्गुमेंट है अगेंस्ट विजन ऑफ द कास्टलेस सोसाइटी। कहने का मतलब क्या है कि भारत क्या बात करता है? भारत बात करता है कि हम कास्टलेस सोसाइटी हैं, यानी कि हमारे सोसाइटी के अंदर ना जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है इसे तो रोक दिया गया है। अनटचेबिलिटी, आपको पता है आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि भारत में जो छुआछूत है यानी कि अनटचेबिलिटी है उसे हम खत्म कर रहे हैं और एक तरीके से नल एंड वॉइड कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं ना कास्टलेस सोसाइटी की, तो कहीं ना कहीं ये उसके अगेंस्ट है। अगर हम कास्ट सेंसस करते हैं तो ये उसके अगेंस्ट है। तो ये एक हमारा अगेंस्ट पॉइंट होता है। किस तरीके से होता है? अ कास्ट सेंसस मिटिगेट अगेंस्ट द कंट्री सोशल गोल्स ऑफ इन्वॉल्विंग इनटू अ कास्टलेस सोसाइटी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कास्ट सेंसस होता है ना, ये कहीं ना कहीं मिटिगेट करता है कंट्रीज के सोशल गोल को। जो कि कंट्री का सोशल गोल क्या है कि हम एक कास्टलेस सोसाइटी बने, उसको कहीं ना कहीं मिटिगेट करता है, कमजोर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होना चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट जो कि अगेंस्ट पॉइंट में हो सकता है वो क्या है? वो ये है कि सोशल एंड पॉलिटिकल रिप्रोकेशंस। कहने का मतलब यह है कि जो सामाजिक और पॉलिटिकल रिप्रोकेशंस है वो क्या करती हैं, जैसे कि इट विल ट्रिगर कास्ट पॉलिटिक्स एंड द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार को ये पता लग जाए कि कौन सी चीजें कितनी है, जैसे अगर कास्ट के बारे में लोगों को पता लग जाए ना, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि कास्ट पॉलिटिक्स होने लगेगी, जाति के आधार पर राजनीति होने लगेगी और सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी लोगों के बीच में होने लगेंगे। एंड विल सेट द क्लॉक बैक ऑफ द नेशन बिल्डिंग। और कहीं ना कहीं जो हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, नेशन को मजबूत बनाने की बात करते हैं ना, वही नेशन हमारा और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा अगर लोगों के बीच में ही आपसी सहमति ना रही, आपसी हार्मोनी उनके बीच में ना रही। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो देश इंटीग्रेटेड है ना वो बाइफरकेटेड हो जाएगा, वो कई हिस्सों में टूट भी जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है जो उसके अगेंस्ट में जाता है वो है कि सॉलिडिटी कास्ट आइडेंटिटीज। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे बोल सकते हो कि संविधान के अंदर ना जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसमें यह कहा गया है कि अगर हम जब तक ना चाहें तब तक हम किसी दूसरे को अपनी जाति नहीं बता सकते। ये बात आपको पता है? तो किसी से किसी का जाति पूछना ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। जैसे मैं यादव हूं तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि तुम्हारी जाति क्या है, मेरी मर्जी, मैं बताऊं या फिर ना बताऊं। लेकिन अगर ये चीज कंपलसरी कर दी जाती है ना कि नहीं आपको आपकी जाति बतानी ही है, उसके आधार पर ही आपको एंट्री मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं इस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भी इसके माध्यम से होता है, क्योंकि लोगों से जाकर के हम उनकी जाति पूछेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो। यानी कि सॉलिडिटी ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज ये कहती है कि द सेंसस विल सॉलिडिफाई कास्ट आइडेंटिटीज, एटेन्यूएट कास्टिसिज्म एंड कास्ट डिवीजन। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी से किसी की जाति पूछते हैं तो ये उसके जाति को रिप्रेजेंट करेगा और इसके वजह से हो सकता है कि समाज में कास्टिसिज्म फैल जाए, एक तरीके से जातिवाद फैल जाए और लोगों के बीच में कास्ट का डिवीजन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की बात करूं जो कि इसके अगेंस्ट में जाता है वो ये है कि डिमांड फॉर मोर रिजर्वेशन। अगर मान लो कोई ऐसा कास्ट है जो कि काफी संख्या में तो ज्यादा है लेकिन उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो सरकार से मांग करेंगे कि भैया हमें ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन दो। तो इस तरीके के रिजर्वेशन की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है अगर हम कास्ट बेस्ड सेंसस करते हैं तो। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि डिमांड फॉर मोर रिजर्वेशन दैट पॉलिटिकल पार्टीज विल हैव टू concede will sound the death knell of the meritocracy, adversely affect the governments and the delivery and the services of the drive of a human capital। कहीं ना कहीं इसका मतलब वही है कि अगर मैं बात करूं ना तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होगी तो इनको रिजर्वेशन दिलाने की मांग करी जाएगी और इसके वजह से कहीं ना कहीं समाज में एक तरीके से डिसहार्मनी हो जाएगी और लोग जो है वो कहीं ना कहीं आपस में फूटने लगेंगे और हमारा जो सोसाइटी होगा वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसके माध्यम से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगेंस्ट पॉइंट होता है कि डाटा इनइक्वेंसीज। जो हमारा डाटा इनइक्वेंसी होती है इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ रिस्क दैट डाटा कलेक्टेड टू बी अ कास्ट बेस्ड सेंसस वुड बी इनएक्यूरेट। भैया सबसे ज्यादा मतलब सोचने वाली बात तो यही है कि क्या पता जैसे सरकार के लोग हैं ना, कई बार तो सरकारी लोग भी अच्छे से काम नहीं करते, तो क्या पता कि जो लोग डाटा कलेक्ट करें ना वो गलत ही डाटा कलेक्ट कर दें। तो अगर मान लो डाटा गलत ही करेक्ट हो गया, उसमें इनएक्यूरेट अगर डाटा कलेक्ट हो जाता है, लोगों के बीच में गलत डाटा आता है, तो कहीं ना कहीं ये तो और भी ज्यादा रिस्क हो जाएगा ना। और दिस इज बिकॉज पीपल में बी रिकलेटेंट डिजॉल्व दैट कास्ट स्टेटस एंड दैट मे गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन। और कहीं ना कहीं लोग जो है वो मान लो गलत गलत किसी, देखो पहली बात तो ये कि अगर लोग जो हैं वो अपना सही तरीके से जाति बताते नहीं हैं, वो अपनी गलत गलत जाति बता देते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा कि जो डाटा कलेक्ट होगा वो गलत डाटा कलेक्ट हो जाएगा। और अगर डाटा ही गलत कलेक्ट हो गया तो जो सरकार पॉलिसीज लेकर के आएगी, जो सरकार कानून लेकर के आएगी, जो वेलफेयर स्कीम लेकर आएगी, वो गलत लोगों के पास जाएगी ना। तो इस तरीके से ये भी एक खतरा है और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी डाटा कलेक्ट हो रही है कास्ट सेंसस पे उसे नहीं होना चाहिए। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी लगभग 4 से 5 जो है वो फेवरिंग पॉइंट पढ़े और 4 से 5 जो है वो अगेंस्ट पॉइंट पढ़े।
जिसके अंदर मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं भाई कौन कौन से पॉइंट थे। तो अगर मैं अगेंस्ट पॉइंट की बात करूं तो हमारा पहला पॉइंट था कि सबसे पहले तो ये कास्टलेस सोसाइटी को कहीं ना कहीं हार्म करेगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस हो जाएंगे, यानी कि लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने लगेंगे, समाज में जो कहीं ना कहीं कास्ट को लेकर के सॉलिडिटी है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो रिजर्वेशन की मांग करने लगेंगे, और अगर डाटा इनएक्यूरेट हो गया तो कहीं ना कहीं इसके भी सरकार को क्या होगा कि गलत पॉलिसीज गलत लोगों के हाथों में चली जाएगी। तो इस तरीके से इसके अगेंस्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सेंटर का स्टैंड क्या है, यानी कि सरकार जो केंद्र सरकार है वो क्या कहती है इसके बारे में। केंद्र सरकार का अगर स्टैंड की बात करें ना तो ये केंद्र सरकार ये कहती है कि इन अ एफिडेविट फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एक एफिडेविट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करी गई थी। द यूनियन गवर्नमेंट है स्टेट, यानी कि जो सरकार है यूनियन गवर्नमेंट है, उसने क्या कहा कि जो कास्ट सेंसस है ना वो अनफेजिबल ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज एंड द कंबरसम प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि जो हम कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करते हैं ना, इसे करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं ना इनके अंदर जो सरकार है वो काफी ज्यादा एक तरीके से कंबरसम है, यानी कि कंबरसम प्रोसेस है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इतनी आसानी तरीके से हम कास्ट सेंसस को नहीं कर सकते। ये कब कहा गया, ये हमारे केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब एक एफिडेविट जो है वो फाइल करी गई थी तब। इसके अलावा इट आर्ग्यू, यानी कि ये जो है वो तर्क देती है, क्या कहती है, ये तर्क देती है कि जो जुडिशरी है ना कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट, इनकी जो जुडिशरी है वो डायरेक्ट नहीं कर सकती, वो गवर्नमेंट को ये नहीं बता सकती कि आप जो है वो कास्ट सेंसस करिए, बिकॉज इट इज अ पॉलिसी डिसीजन, क्योंकि ये क्या है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है, एंड नॉट टू डू सो, और ऐसा नहीं हो सकता दैट जुडिशरी कैन नॉट इंटरफियर विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, और जुडिशरी जो है ना वो गवर्नमेंट के पॉलिसी के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकती। क्योंकि अगर मान लो आप पिटीशन डालते हो जाकर के कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कहते हो कि सरकार को क्या करनी चाहिए कि कास्ट सेंसस करानी चाहिए, लेकिन जुडिशरी जो है ना वो सरकार को ज्ञान नहीं दे सकती कि भैया आप जाकर के कास्ट सेंसस कराइए। क्यों नहीं कर सकती, वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये जो मुद्दा है ना वो कहां नहीं आता, वो हमारे पॉलिसी डिसीजन के अंदर आता है, और पॉलिसी डिसीजन के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना उसके अंदर बेसिकली जो हमारी जुडिशरी है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना, हमें बस इसके बीच में डिफरेंसेस पता होनी चाहिए कि जो हमारा सेंसस होता है और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है इसके बीच का डिफरेंसेस क्या है। इसके बीच का डिफरेंसेस देखो ये है, पहला डिफरेंसेस तो लीगल बेसिस का है। लीगल बेसिस क्या है, जैसे कि सेंसस है ना, इसके लिए हमारे संविधान के अंदर एक एक्ट बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं कंडक्ट अंडर द सेंसस एक्ट 1948, यानी कि 1948 के अंदर इस एक्ट के अंदर क्या किया जाता है, इसको जो है वो कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं कि इस डाटा का किस तरीके से यूज किया जाएगा, तो जो हमारा ये जो कास्ट सेंसस वाला डाटा होता है ना, ये कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, ये सीक्रेट होता है। लेकिन यहां पर आप देखिएगा तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर जो डाटा होती है ना वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होती है, इसका सरकार या फिर कोई भी जो है वो यूज कर सकता है फॉर द पॉलिसी मेकिंग। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो सेंसस जो है वो हर 10 साल के बाद किया जाता था, और लास्ट सेंसस जो है वो 2011 में हुआ था। जबकि हमारा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो होता है ना, ये इसका कोई बेसिकली ऐसा टर्म नहीं है कि ये कब किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा, और ये भी जो है वो 2011 में ही लास्ट टाइम किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे डिफरेंसेस थे, ये हमने बात करी इसकी। अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करी तो वो हमने पढ़ा कि 1872 में पहली बार जो है वो सेंसस किया गया था, और सोशो इकोनॉमिक सेंसस जो है वो 1931 में किया गया था फर्स्ट टाइम, और 2011 में लास्ट टाइम किया गया था। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल। आई होप कि आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशंस होता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।